Assalamualaikum dear students. My name is Zahid Iqbal. Today we are going to start chapter number 11 sound 10th class physics. अब सबसे पहले बेटा ये देखना है कि हमारे पास साउंड है वो कैसे पैदा होती है, साउंड है क्या चीज़। अब साउंड है, हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा था कि हम किसी भी जिस्म को वाइब्रेट करते थे तो वहाँ पे वेव्स पैदा होती हैं। अब वो कहता है कि हमारे पास साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी, कि हमारे पास साउंड एनर्जी की एक शक्ल है जो कि जिस्म के थरथराने से या वाइब्रेशन करने से क्या होती है, पैदा होती है। फिर हम साउंड की जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एकॉस्टिक्स को भी साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एकॉस्टिक्स। अब बेटा यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास साउंड जो है वो पैदा कैसे होती हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे करती हैं। साउंड जो होती है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करके लेके जाती हैं। और साउंड को हम ये भी कहते हैं कि ये हमारे पास मैकेनिकल वेव्स होती हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं कि हमारे पास जिनको गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत हो। इसी तरह से हमारे पास इस साउंड को पास होने के लिए, प्रोपागेट करने के लिए भी मीडियम की जरूरत चाहिए होती है। इसलिए हम उसको कहते हैं कि हमारे पास साउंड जो है वो कौन सी वेव्स है, मैकेनिकल वेव्स है। अब देखते हैं कि हमारे पास साउंड वेव्स पैदा कैसे होती है। अब साउंड वेव्स है कैसे पैदा होती है। अब सबसे पहले देख लें कि हमें किसी भी जिस्म को वाइब्रेट करना है। लाइक दैट हम स्कूल लेबोरेटरी के अंदर एक ट्यूनिंग फोर्क इस्तेमाल करते हैं खास किस्म की फ्रीक्वेंसी की साउंड पैदा करने के लिए। अगर इसके प्रोम के ऊपर, ये हमारे पास क्या कहलाता है, उसका प्रोम है, पर कहलाता। अगर इसके ऊपर मैं हिट करता हूँ रबर पैड के साथ, रबर हैमर, क्या चीज है हमारे पास, रबर हैमर के साथ इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, स्टिक करता हूँ और ये हमारे पास क्या कहलाता है, जिसको मैं क्या कहता हूँ कि ये ट्यूनिंग फोर्क है। इसके ऊपर हम क्या कराते हैं, इसके एक प्रोब के ऊपर थोड़ा सा हिट करते हैं तो यहाँ पे वाइब्रेशन पैदा होती है। अगर इस वाइब्रेशन को या इसको उठा के अपने कान के करीब लेके जाए या किसी दूसरे के करीब लेके जाए तो इस वाइब्रेशन को वो आसानी से सुन सकता है, या मैं भी सुन सकता हूँ, आप भी सुन सकते हैं। तो इस तरह से जो वाइब्रेशन पैदा होती है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स पैदा होती है। मतलब कि हमारे पास जहाँ पे जो वाइब्रेशन होती है उसके अंदर पार्ट जो उसका प्रोम है आगे पीछे मूवमेंट करेगा तो उसके अंदर जो हमारे पास वाइब्रेशन है उस वाइब्रेशन से क्या पैदा होती है, साउंड पैदा होती है। इसी तरह से हमारे पास एक तो ये था हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क था, ट्यूनिंग फोर्क की एग्जांपल होगी, और दूसरी हमारे पास है गिटार की, या हम कहते हैं कि सितार है। क्या है? अब इसके ऊपर भी देख लें, हमारे पास गिटार बजाने वाला जो होता है एक्सपर्ट बंदा, उसी को पता होता है कि मैंने कौन सी साउंड और किस तरह से साउंड पैदा करनी है और किस तरह से मैंने अपनी फिंगर को उस स्ट्रिंग के ऊपर अटैच करना है या वाइब्रेट करवाना है। तो यहाँ से हमारे पास गिटार सिस्टम जो है या सितार सिस्टम जो है वो भी साउंड वेव्स पैदा करने की, मूवमेंट पैदा करने की एबिलिटी रखता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पैदा होता है कि जैसे ही हम सितार को या इसके ट्यूनिंग फोर्क को मूवमेंट करवाते हैं इसके अंदर हमारे पास इस तरह से क्या पैदा होती है, वेव्स पैदा होती है, और दरमियान में क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट। और जैसे ये एयर इस प्रोम के साथ जाके टकराती है इसके अंदर भी क्या पैदा होती है, वाइब्रेशन पैदा होती है। इसी तरह से हमारे पास गिटार सिस्टम के अंदर होता है कि एक स्ट्रिंग के साथ जो वाइब्रेशन पैदा होती है वो मूव करवा के जाती है, एयर पार्टिकल को कंप्रेस करती हुई जाती है तो दूसरे स्ट्रिंग के साथ टकराती है जाके, जिससे हमारे पास यहाँ पे क्या पैदा होती है, स्ट्रॉन्ग साउंड पैदा होती है। अब यहाँ पे सिंपल सी एग्जांपल है ट्यूनिंग फोर्क की, आप ले लेते हैं कि इसको अगर हम उल्टा लटका कैसे कर लें। ये हमारे पास स्कूल लेबोरेटरी के अंदर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं कि हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क है, ट्यूनिंग फोर्क है। अगर इसको हमने क्या किया, ऊपर से लटकाया, अगर इस एक सिरे के ऊपर रबर पैड के साथ, रबर हैमर के साथ हम क्या करते हैं, स्टिक करते हैं तो यहाँ पे वाइब्रेशन पैदा होती है कुछ ऐसा, ये वाइब्रेशन। अब इन वाइब्रेशंस को, ये वाली जो वाइब्रेशन थी, इन वाइब्रेशंस को
था कि अगर हम वाटर ऑफ गिलास के अंदर रख दें, पानी के गिलास के अंदर रख दें, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पानी के अंदर स्प्लैशेस होती हैं। मतलब कि इसको अगर हम किसके अंदर रख दें, गिलास के अंदर, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे भी क्या पैदा होती हैं, स्प्लैशेस पैदा होती हैं, जिससे पानी के अंदर वेव्स पैदा होती हैं इस तरह से। तो ये भी हमारे पास एक एक्टिविटी है कि हम साउंड्स को ट्रेवल करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स होते हैं। अब अगर हमारे पास यहाँ पे पानी की जो स्प्लैशेस होती हैं तो उसके हम साउंड को सुन सकते हैं कि हमारे पास पानी कम वेव्स के साथ या कम आवाज के साथ जा रहा है या ज़्यादा के साथ जा रहा है। तो इस तरह से हमारे पास ये हो गया। फिर हमारे पास होती है कि हम इसकी नेचर देखते हैं स्कूल बेल के लिहाज से कि हम यहाँ पे नेचर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो कैसे रखती है। अब यहाँ पे देखना है कि मैंने बात की थी मैकेनिकल वेव्स, इसकी बात की मैंने मैकेनिकल वेव्स की बात की है। तो मैकेनिकल वेव जो है वो क्या होती है, जिनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है फॉर प्रोपागेशन के लिए, मूवमेंट के, तो वो वाली वेव्स क्या कहलाती हैं, मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक बेल जार की एग्जांपल देता हूँ कि बेल जार किस तरह से होता है। अगर बेल जार है उसके अंदर एयर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक बेल की बात कर रहे हैं कि अगर उसके अंदर एयर प्रेजेंट है, अगर हम उसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई को ऑन करते हैं तो वो बजना शुरू हो जाती है। अगर उसके ऊपर वैक्यूम पंप की मदद से उसकी एयर को रिमूव कर ले, क्या कर ले, उसकी एयर को रिमूव कर ले, हम काउंट डाउन करते हैं कि उस बेल की जो साउंड है उसकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है एज कम्पेयर टू जैसे हम सारी साउंड उसकी रिमूव करवा लेते हैं तो उसकी जो बेल है वो हमें सुनाई नहीं देती, जबकि इलेक्ट्रिक बेल अभी भी रिंगिंग और ये बज रही है। अगर हम दोबारा से क्या करते हैं, उस वैक्यूम पंप की मदद से उस बेल जार के अंदर हवा को भरना शुरू कर देते हैं, फिल करना शुरू कर देते हैं एयर को, तो बेल दोबारा से हमें बजना शुरू हो जाती है। यही हमारे पास है। तो यहाँ पे मीडियम के तौर पर कौन सी चीज बात अमल में आ रही है, वो एयर है। साउंड्स को पैदा करने के लिए या साउंड्स को ट्रैवल करने के लिए हमें एयर मीडियम जरूरत होता है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह उस साउंड को लेके जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसके अंदर हम लॉन्गिट्यूडनल नेचर जो है वो कैसे होती है। लॉन्गिट्यूडनल नेचर के हवाले से देखते हैं कि हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड जो है वो कैसे पास होती है। अब लॉन्गिट्यूडनल नेचर है इसके, साउंड वेव्स की लॉन्गिट्यूडनल नेचर। अब इसके अंदर हमने देखना है कि कैसी होती है। कि अगर हमारे पास क्या है, ट्यूनिंग फोर्क है, इसके एक सिरे के ऊपर हमने क्या किया है, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ वो पोजीशन के साथ। अगर हमने यहाँ पे उसके ऊपर हिट किया तो वाइब्रेट करता है, तो इसके अंदर जो वेव्स पैदा होती हैं वो ऐसे पैदा होती है। इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। तो हमारे पास ये वाली पोजीशन को ए कह देता हूँ, यहाँ पे कह देता हूँ बी, कि जब वाइब्रेट करेगी तो इधर भी वेव पैदा होगी, लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करना चाह रहे क्योंकि हमने इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल नेचर को देखना है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर हमने बात की थी कंप्रेशन और रेअरफेक्शन की। तो यहाँ पे भी देखना है कि जैसे जैसे हमारे पास वेव इस क्रोम अपनी एक ओ पोजीशन से बी पोजीशन की जानिब मूव करती जाएगी तो उसके अंदर वेव्स के अंदर उसकी वेवलेंथ है वो बढ़ती जाती है। तो मतलब दूसरी हमारे पास अगर देखें हम कैसे इसको कह सकते थे, हमारे पास वेव्स ट्रैवल करके गई तो कैसे गई। यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में उसकी वेव जो है वो एक दूसरे के क्या होती है, बहुत करीब होती है, फिर वो आगे वो ट्रैवल करती है। अब यहाँ पे फिर अगर दूसरी डायग्राम कुछ टाइम के बाद सेकंड्स के बाद देखें, लिसन करें, देखें तो हमारे पास साउंड वेव्स होती है वो ऐसे पास करते हैं।
अब यहाँ पे देखना है कि दरमियान वाला रीजन जो होगा उसके अंदर वो वेव जो है एक दूसरे के क्या होगी, इंतहाई करीब, एक दूसरे के क्या होती है, इंतहाई। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन उसका क्या कहलाता है, कंप्रेशन कहलाता है। और ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन उसका क्या कहलाता है, रेयर फ्रैक्शन। दो कंजक्टिव कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम किसका नाम देते हैं, वेवलेंथ का नाम। तो आज हमने देखा कि हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड्स के अंदर किस तरह से साउंड लॉन्गिट्यूडनल नेचर को फॉलो करनी होती है। जैसे ही यूनिट 4 के ट्रोन को हमने वाइब्रेट किया तो उसके अंदर से वेव्स पैदा हुई और वेव्स के पार्टिकल कुछ हिस्से के ऊपर करीब थे, कुछ के ऊपर वो स्पेस के पार्ट थे। जो करीब थे उसको हमने नाम दे दिया कंप्रेशन का, जो स्पेस के पार्ट है उसको हमने नाम दिया रेयर फ्रैक्शन। दो कंजक्टिव कंप्रेशन या दो कंजक्टिव रेयर फ्रैक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं वेवलेंथ का नाम। ओके बेटा।